नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के लिए समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर महिला उम्मीदवार उतारने के संकेत, कांग्रेस पर चुनावों में महिला को टिकट न देने का लगाया आरोप। खटीमा में मगरमच्छ का आतंक, युवक को मगरमच्छ ने किया घायल, अस्पताल में इलाज जारी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में 200 और अन्य क्षेत्रों में 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर 50% सब्सिडी, शासनादेश हुआ जारी। रुड़की में विकास प्राधिकरण की शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने की मुहिम तेज, निर्माणाधीन प्राधिकरण की कॉलोनी का किया निरीक्षण, जल निकासी को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी। खटीमा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव, परिवारजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में आरटीओ की नई पहल, स्कूली बच्चों को सिखाए जा रहे हैं यातायात के नियम, ट्रैफिक थीम पार्क के जरिए दी जा रही है जानकारी। देहरादून में सर्व समाज संघर्ष संगठन की ओर से संगोष्ठी का आयोजन, संविधान और लोकतंत्र को लेकर की गई चर्चा। हल्द्वानी में डेंगू नियंत्रण के लिए प्रशासन तैयार, 60 वार्डों में फॉगिंग का काम शुरू, डेंगू के लार्वा पाए जाने पर होगी कार्रवाई। हरिद्वार में चिकित्सा प्रबंध समिति की बैठक, चालू वित्तीय वर्ष की आय व्यय का ब्यौरा किया प्रस्तुत। चलिए बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मसूरी लंडौर बाजार स्थित पंडित दीनदयाल की मूर्ति के साथ पार्क का भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोकार्पण किया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लंडौर बाजार के निवासियों की काफी समय से पंडित दीनदयाल पार्क के निर्माण किए जाने की मांग थी, आखिरकार इसको पूरा कर दिया गया है। देखिए, आज महान चिंतक, महान विचारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती है। इस अवसर पर हमने यहाँ पर आज एक दीनदयाल जी की मूर्ति का लोकार्पण, व पार्क का लोकार्पण यहाँ पर किया है। यहाँ पर आकर जो लोग आए उनको नमन करें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्हीं की प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्योंकि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। ये दिशा अगर दी है तो दीनदयाल जी ने दी है। एकात्म मानववाद के जनक भी दीनदयाल जी थे और उस चिंतन को लेकर हम काम कर रहे हैं। और आज 18 प्रदेशों में और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस अवसर पर मैं क्षेत्रवासियों ने कुछ मांगे यहाँ पर की है, मैंने उनसे वादा किया है कि शीघ्र हम उनको पूरा करेंगे और लंडौर का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास। तो उधर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमन कासमी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही मुसलमानों को वोट बैंक बनाने का काम किया है। इतना नहीं, कांग्रेस ने 60 सालों में वक्फ बोर्ड में अपने चहेतों को रखकर गरीब मुसलमान, तलाकशुदा महिलाओं की संपत्तियों को खुर्दे बुर्दे करने का भी काम किया है। लगभग 76 साल हो चुके हैं और इन 76 सालों में 60 साल लगभग एक बड़ी पार्टी कांग्रेस ने देश को चलाया। मैं आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि देश को उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के अंदर झोंक दिया और विशेषकर एक समुदाय विशेष को, यानी मुस्लिम से, यानी माइनॉरिटी में मुस्लिम को वोट बैंक बनाने के लिए अपने मीडिएटरों के जरिए से जो उनकी एक बड़ी कीमती संपत्ति थी जिसे हम वक्फ बोलते हैं, और वो वक्फ बोर्ड के नाम से उन्होंने इसे गठित किया और 60 सालों के अंदर अपने चहीतों को बोर्ड में रखा, चेयरमैन बनाया
महिला से दुष्कर्म और किशोरी से छेड़छाड़ के मामलों में आरोपी नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को यूपी के रामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि पुलिस की 5 टीमें मुकेश बोरा की तलाश कर रही थी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मुकेश बोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोगों ने मदद की और अभियुक्त जो है उसने अपने कुछ लोगों से मदद लेने की वजह से वो पुलिस की दोबारा पकड़ से फरार हो पाया, लेकिन पुलिस ने अपने प्रयासों से इसको जल्दी गिरफ्तार। थाना लालकुआं में पंजीकृत एक बलात्कार की एफआईआर में मुकेश बोरा की आज हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और मुकेश बोरा के साथ में 4 अन्य लोगों को भी इस विवेचना में शामिल किया है जो अभियुक्त की फरारी के दौरान इसको भगाने में और अन्य प्रकार से इसकी सहायता कर रहे थे, उनको भी विवेचना में शामिल किया है। और इसके साथ में जो सहअभियुक्त था इसका ड्राइवर, उसको पहले ही हमने विवेचना में शामिल कर रखा है। तो इस तरीके से सारे केस में टोटल जो है 6 अभियुक्त हो गए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां देहरादून में उत्तराखंड सर्व समाज संघर्ष संगठन की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूना फैक्ट, संविधान और लोकतंत्र को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस संगोष्ठी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत में आज सबको एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। देखिए, संगठन उत्तराखंड सर्व समाज संघर्ष समिति यह संगठन है, सभी उन वर्गों के लिए काम कर रहा है जो वंचित क्लास में आते हैं, जिनको अभी विकास की ज़रूरत है, मुख्य धारा में आने की ज़रूरत है। रही बात आज के इस कार्यक्रम की, पूना पैक्ट 24 सितंबर पूना पैक्ट दिवस है। पूना पैक्ट पर ही चर्चा की गई, जिसमें आयोजक गणों की तरफ से भी और उत्तराखंड के शिक्षाविद, विशेषज्ञ और सामाजिक चिंतक शामिल हुए, जिसमें डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर परितोष सिंह, डॉक्टर प्रदीप जोशी और डॉक्टर राजेश पाल, संगठन की ओर से पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज CL भारती जी, आप सभी ने अच्छे अच्छे विचार रखे। और आज की तारीख में जो समाज को दिशा देने की ज़रूरत है, जो संविधान बनने के बाद पूना पैक्ट की खामियां या अच्छाइयों के चलते चलते जो सफ़र रहा लगभग 100 साल का, इसमें जो कुछ भी अभी दिशा देने की ज़रूरत है, सत्ता पक्ष की तरफ से या किसी अन्य फोर्स की तरफ से किए जा रहे इस विकास को पीछे धकेलने के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें नई दिशा देने की ज़रूरत है। और समाज को एक साथ जोड़कर फिर अपने जो संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा करते हुए हम सबको एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा। इसी पर आज चर्चा हुई। डेंगू पर रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दरअसल डीएम नैनीताल ने हल्द्वानी में सभी 60 वार्डों में रोस्टर के हिसाब से फॉगिंग करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते सरकारी प्रतोष्णा में स्वास्थ्य विभाग के जरिए लार्वा चेकिंग करवाई गई थी, जिसमें 6 सरकारी कार्यालयों में डेंगू के लार्वा पाए गए, जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी की गई है। नगर निकायों को काफ़ी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसमें काम भी शुरू हो गया है। विशेष रूप से हल्द्वानी में ज़्यादा केसेस होते हैं, पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम है, लेकिन अभी 1 महीने का और ये जो सीज़न है वो बचा हुआ है। इसके लिए वार्ड वाइज जो फॉगिंग है, साफ सफाई है नालियों की, या विभिन्न जो डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे करके उसका जो सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई होती है, लार्वा चेक करते हैं और उसको मौके पर ही नष्ट किया जाता है। और जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उनको उस पर चालान इत्यादि की कार्रवाई भी करी जाती है। ये एक्टिविटी सारी टीमें बन गई हैं, ये हल्द्वानी में भी शुरू हो गई है और बाकी जगह पर भी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है।
तो कोशिश यही रहेगी कि जितना पिछली बार इसमें इश्यूज आए थे इस बार उतना ज्यादा इसका प्रकोप ना रहे। तो वहीं नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विधेयक के प्रावधानों और ओबीसी आरक्षण पर समिति के सदस्यों ने चर्चा कर अपने सुझाव भी दिए। वहीं इस पर जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगली बैठक 4 अक्टूबर को होनी है, जिसमें दोनों बैठकों में तय किए गए बिंदुओं पर चर्चा होगी। प्रवर समिति की आज जो हम लोग बैठे हैं और प्रवर समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी उसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे BS वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएं हमारे माननीय विधायकगणों की उनको उन्होंने उसके बारे में बताया और बहुत अच्छे हेल्दी डिस्कशन हुआ है। सभी लोगों ने अपने अपने विषय और सुझाव रखे हैं। अभी हम एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। जो बातें हमारी पहले वाली बैठक में आई आज वहाँ प्रस्तुत हुई, आज के जो बिंदु रखे गए अगली बैठक तक जो हमारे सामने बातें आएंगी उसके बाद फिर हम कुछ आगे उस निष्कर्ष पे पहुँचने की स्थिति में होंगे। तो वही महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। मंत्री रेखा ने प्रदेश के 5 जनपदों में भारत सरकार की ओर से निर्देशित आंगनबाड़ी कम कैच केंद्रों के बारे में भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी कम क्रैच केंद्र के मॉडल के रूप में विकसित करने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कि लोकसभा चुनाव के उपरांत से एक चीज़ मेरे संज्ञान में जहन में आ रही थी कि आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि हमारे जो वात्सल्य के बच्चे हैं, जिनकी मैं बुआ के रूप में भूमिका अदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में भूमिका अदा करते हैं, तो आचार संहिता के दौरान से लेके अब तक में आभास हो रहा था कि बच्चों को उनका वात्सल्य जो आर्थिकी के रूप में हम लोग देते हैं वह नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया होगा। तो बीच में भी मैंने जब समीक्षा करी थी तो इस पर विभाग को दिशा निर्देश दिए थे कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन्य है वो उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल इस सीट पर बीजेपी की ओर से महिला विधायक थी, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। वहीं केदारनाथ सीट पर महिला को टिकट देने पर बीजेपी नेता लक्ष्मी अग्रवाल ने ये संकेत दिए हैं कि एक बार फिर बीजेपी की तरफ से इस सीट पर महिला उम्मीदवार को खड़ा किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर चुनावों में महिलाओं को टिकट न देने का भी आरोप लगाया। देखिए, जहां तक बात रही कांग्रेस की, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो बातें कहने की और करने की और है। आज से पहले भी जो प्रियंका गांधी जी हैं, जो नेता हैं कांग्रेस की, उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसको उन्होंने, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हुआ है। आज तक भी इतनी बार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन 33% आरक्षण महिलाओं का पास नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि खाली महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। जहां तक केदारनाथ की बात रही, तो वहां पे देखिए आशा नौटियाल जी रही हैं हमारी, जो अभी हमारी जो बेचारी सलारानी रावत जी हमारे बीच में आज नहीं है, वो रही हैं। और तमाम, हमने तो टिहरी से भी एक महिला को टिकट दिया। कांग्रेस बताए ना उन्होंने कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और कितनी महिलाओं के उसमें किया। तो ये कहने की बात नहीं है, कांग्रेस के पास महिलाएं नहीं, और जो है कांग्रेस उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करके महिलाओं को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की मंशा कभी नहीं रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देख रहा है विनोद, मार्केट आन जान के खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह,
मजा आ गया और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में विवाद अभी तक जारी है। एक और जहां बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन को देश के लिए सही बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी तरह से एक लोकतांत्रिक देश के लिए सही साबित नहीं हो सकता। जिस केंद्र सरकार की राज्य सरकारें समय पर नगर पालिका और नगर पंचायत, नगर निगम और पंचायतों के चुनाव नहीं करा पा रही है, जो केंद्र सरकार 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पा रही और वो बात कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये तो चुनावी जुमला लगता है। सरकार 4 राज्यों का चुनाव एक साथ कराने में तो समर्थ नहीं है, वो पूरे देश के चुनाव की बात कर रही है। भाजपा शासित सारे प्रदेशों में नगर पालिका, नगर निगमों और नगर पंचायतों के और उसके अलावा पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे, तो वो लोग कहाँ से एक नेशन एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं? वो तो देश को नो नेशन नो इलेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक खोखला नारा है। आप मुझे बताइए कि महिला आरक्षण को लेकर इस लोकसभा चुनाव से पहले, 22 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रस्ताव पास हुआ था। आज 24 आ गया, 25 आ गया, क्या हुआ? मुझे आप बताओ। ये अभी मेरे कुछ साथियों ने कहा महाराष्ट्र हरियाणा में साथ चुनाव होना था। जब आप 2 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे, दिल्ली में, हरियाणा, महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे, उत्तराखंड में आप पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव से भाग रहे हो, रोज हल्फनामा दे रहे हो हाईकोर्ट में, तो आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप वन नेशनल वन इलेक्शन की बात करें? ये सिर्फ धोखा है। और मैं सही मायने में मैं कहूँ, जो केजरीवाल जी जेल से बाहर आए और जो हाईलाइट हो रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी को उस न्यूज को दबाने के लिए कि मीडिया में विपक्षी चर्चा न हो, सिर्फ इसलिए ये निर्णय लिया गया। ये भाजपा की बिल्कुल एक खोखला नारा है भाजपा। जिस प्रकार से दंगा वन इलेक्शन, ये तो किसी टारगेट ओरिएंटेड सोच है भाजपा केंद्र सरकार की। वो किसी अपने मंतव्य को, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कानून को ला रही है, वरना देश की जनता का जो नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, वो कहकर सपोर्ट करना इस कानून का वो इतना जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि आप किसी सरकार को बीच में गिराने से नहीं रोक सकते। खरीद फरोख्त जो विधायक और सांसदों की होती है, उस पर आपका कोई कहना भी नहीं है, उसको रोकने की तो बात छोड़ दीजिए। इसी तरह से अब जो लोकल स्तर पे चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश भर में मिठाई, देसी घी और मक्खन के कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई मिठाइयों, घी और मक्खन के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। वहीं अपर आयुक्त FDA ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि राज्य में सभी ब्रांड के देसी घी और मक्खन और मिठाइयों की जांच करवाकर परखा जाएगा कि उनमें किसी भी तरह की मिलावट है या नहीं। सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं या घी है, मटर, मक्खन है, जो भी है, इन सब की जांच करके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। हाँ, अब आगामी जो त्यौहार दीपावली आ रहे हैं, उसके लिए भी हमने सभी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से हमारे यहाँ पर मावा है या घी है या अन्य जो भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, तो हमने सारे अपने जितने भी अधिकारी उनको तत्पर रहने के लिए कहा है और कार्रवाई करने के लिए कहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।